एंड रेट ऑफ चेंज के बाद वी विल स्टडी अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो आप लिखें यहां पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो समझिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस किसको कहते हैं। हम लोग यहाँ पे 4 तरह के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। वन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन और द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड वन, ठीक है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो समझिए इसको क्या बोलते हैं ना, क्या होता है ये। जैसे हमने ले लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सबको पता है कि इसका ग्राफ कितना, वेरी फेमस अपवर्ड पैराबोला ये होता है। ये इसका बेटा एक्स 0,0, ये y जो एक्सिस है ये क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस। एक्सिस डिवाइड्स द पैराबोला इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यहां देखो कुछ और हो रहा है, और यहां क्या है, इस वर्टेक्स के बाद ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। एक टेबल हम बनाते हैं, उससे हम समझते हैं, ठीक है। यहां पे तो हमने क्या लिखा, द वैल्यूज ऑफ x, और यहां क्या लिखा हमने, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब आप समझिए, जब x आपका क्या है -4 ले लो, -4 इस तरफ, ठीक है, हम लोग कैसे मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द x एक्सिस, and we will consider all the x to the left of the origin. So when you putting x equals to -4, this gives you 16. Now for x equals to -3, it gives you 9. ठीक है, अब आपने कितना लिया, -2 ले लो, कितना देगा 4. Now for x equal to -1, it provides you 1. आपने क्या देखा, आपका x तो इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या देखा, x तो मेरा इंक्रीज होना है ना, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो व्हेन यू मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग द x एक्सिस, योर x विल बी इंक्रीजिंग, एंड यू आर मूविंग, इफ यू आर मूविंग अलोंग द y एक्सिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो y आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मैंने क्या देखा, x तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब अपवर्ड एरो से समझ लो, है ना, और y क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। या अगर मैं राइट से लेफ्ट मूव करूं तो मैं इसी बात को ऐसे बोल सकती हूँ कि x आपका डिक्रीज कर रहा है, y आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी आप अगर नीचे से ऊपर जाते हो तो x आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज, और y आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं, है ना। इस तरह से ये जो ग्राफ है वो नीचे की ओर लुढ़क रहा है, यानी x जब बढ़ रहा है तो आपका जो y है वो नीचे की ओर आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, इस वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग y आपका नीचे की ओर आ रहा है। अच्छा, राइट में देखते हैं, ये क्या निकाला मैंने, टू द लेफ्ट साइड ऑफ x इक्वल टू 0। अब हम क्या देखेंगे, टू द राइट साइड ऑफ, यहां पे आपने x ले लिया, यहां पे आपने fx इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर y का वैल्यू, ठीक है। पहले आपने कितना ले लिया, 1 ले लिया, फिर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। एट x इक्वल टू 1 आपको कितना देगा, 1, 4, 9, 16 और 25। ये मैंने कहा ऑब्जर्व किया, टू द राइट साइड ऑफ x इक्वल टू 0। तो मैंने क्या देखा कि जब हम राइट में मूव कर रहे हैं, यानी लेफ्ट टू द राइट अलोंग द x एक्सिस, यानी x मेरा बढ़ रहा है। जब x बढ़ रहा है तो हमने देखा y भी तो इंक्रीज हो रहा है, यानी y भी कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब आपका x बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका y भी क्या है, बढ़ रहा है ना। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इफ x डिक्रीजिंग देन y ऑल्सो डिक्रीजिंग, यानी ये एक दोनों जो है ना, x और y एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। यहाँ पे x एंड y अपोज टू ईच अदर, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो एक घटता है। और यहाँ x एंड y फेवर टू ईच अदर, एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मैं बढ़ूंगा तो तुम भी बढ़ोगे। अब क्या है, सुनिए, यदि आपका x और y एक दूसरे को अपोज करते हैं तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। और जब x और y आपका क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सेम टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं, आइदर दोनों इंक्रीजिंग या दोनों क्या है, डिक्रीजिंग, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो देखो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और राइट में कैसा है, इंक्रीजिंग। तो यहां तो हो गया ये डिक्रीजिंग फंक्शन,
देखो पहले हम ना कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट या कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग पहले सीधे सीधी भाषा में समझेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है। और यहाँ राइट में ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आप समझिए, है ना, जीरो के लेफ्ट में डिक्रीजिंग, जीरो के राइट में इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, यदि कोई भी फंक्शन अपने पूरे डोमेन के लिए सेम बिहेवियर शो करे, है ना, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शंस, इसका डेफिनेशन समझिए। मोनोटोनिक का मतलब होता है एक जैसा, जैसे हम कहते हैं ना लाइफ थोड़ी मोनोटोनस सी हो गई है, एक जैसी हो गई, बोरिंग सी, तो एक जैसा मोनोटोनिक फंक्शन। इफ एनी फंक्शन either completely increasing for all its domain, इसके पूरे डोमेन के लिए, और completely decreasing इसके पूरे डोमेन के लिए, या तो हमेशा इंक्रीजिंग रहे या हमेशा डिक्रीजिंग रहे। ऐसे नहीं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे नहीं, या तो हमेशा इंक्रीज करें या हमेशा डिक्रीज करें, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शंस, है ना। तो इफ एनी फंक्शन आइदर कंप्लीटली इंक्रीजिंग, इसके डीएफ का मतलब फंक्शन का डोमेन, या फिर कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो। तो हम अगर ओवरऑल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये कैसा फंक्शन है, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 0 के लेफ्ट में तो डिक्रीज कर रहा है और 0 के राइट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, यानी फाइन, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, NIND, ना तो इंक्रीज करता है ना ये डिक्रीज करता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन कितना होता है, पूरी नंबर लाइन। यानी अगर आपने कोई फंक्शन ऐसा बनाया, देखिए इस तरह से, तो इतने पोर्शन के लिए इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, NIND। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन यहां कंसीडर करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स। जानते ना आप इस फंक्शन के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा बनता है इस तरह से। अभी हम लोग डेफिनेशन नहीं लिख रहे, पहले हम समझते हैं। ये 0, 0, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स। ठीक है, चलो इसका भी एक टेबल बनाते हैं हम लोग। यहां से मैंने एक कॉलम बनाया, है ना, ये आपका क्या है, x, ये कौन है, y इक्वल्स टू e की पावर x। अब जब आपका x यहां डाल लू, -1/2 है, या फिर आपका 0 हो गया, उधर से ले लो, थोड़ा और ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, ठीक है, -1/2 ले लो, 0 ले लें आप, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, -2 डालें तो 1/e², e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7, दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, नेपियर कांस्टेंट 1/e, फिर 1/√e, e की पावर 0 1, फिर e², e³। तो जब आपका x बढ़ रहा है, x आपका इंक्रीज हो रहा है, तो y भी आपका क्या बढ़ रहा है ना, ये छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर बढ़ गया, फिर e और बड़ा हो गया 2.7, ये 4 पॉइंट समथिंग होता है, ये और बड़ा हो गया। तो जब आपका x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो ध्यान से देखो, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब समझिए, यहां पे मैंने एक नंबर ले लिया x1, यहां मैंने दूसरा नंबर ले लिया x2, ठीक है, इसको यहां पे मिलाएंगे, सो दिस विल बी f ऑफ x1, इसको यहां पे कटवाइए, दिस विल बी f ऑफ x2। तो आप ध्यान से देखिए, x2 इज ग्रेटर देन x1, है कि नहीं, x2 का वैल्यू x1 से बड़ा है, बिकॉज दिस x2 लाइज टू द राइट साइड ऑफ दिस x1 अलोंग द ऑन द x एक्सिस। और मैंने क्या देखा कि y एक्सिस पे f ऑफ x2 का मतलब होता है y का वैल्यू x इक्वल टू x2 पे और y का वैल्यू x इक्वल टू x1 पे। तो हमने क्या देखा कि f ऑफ x2
इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। तो अगर आपका f है ना, अगर आपका देखिए x2 ग्रेटर देन x1 है एंड दिस इंप्लाइज f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, यानी ये आपका इनपुट है। और अगर हम दोनों साइड फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, y लेते हैं, f लेते हैं, तो इनइक्वालिटी कर अपना साइन चेंज नहीं करती है, जैसा x वैसा y। अगर x बड़ा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी बड़ा होना चाहिए, अगर x छोटा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी छोटा होता है, और यहाँ पे कोई इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, SI मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप ग्राफ को ध्यान से देख सकते हैं, x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, और द वाइस वर्सा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डिक्रीजिंग y डिक्रीजिंग, यानी एक दूसरे के फेवर में दोनों इनपुट आउटपुट काम करते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग ये बोलते हैं। यदि आपका x2 ग्रेटर देन x1 है और f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 है, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम एक और ग्राफ बनाते हैं। यहां देखिए कैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा है आपने, है ना। चलो पहले उससे पहले हम लोग एक इस तरह का ग्राफ बनाते हैं। ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ नहीं है ना। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, x1 मान लिया यहाँ पे और x2 मान लिया मैंने यहाँ पे और x3 मान लिया मैंने यहाँ पे। तो मैंने क्या देखा कि x2 ग्रेटर देन x1, बट f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1। आप ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब मैंने क्या देखा, x3 इज ग्रेटर देन x2, बट ये कौन है, f ऑफ x3, बट f ऑफ x3 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो या तो क्या है, यदि कोई भी नंबर जो है, या x2 अगर x1 से बड़ा है तो उसका f ऑफ x2 या तो f ऑफ x1 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। कुल मिलाकर के हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इफ x1 या x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड दिस इंप्लाइज f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या लिखेंगे हम इसको, सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर और क्या लिखेंगे, नॉन डिक्रीजिंग, जो डिक्रीज ना होता हो, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, इंक्रीजिंग है ना प्लस कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन डिक्रीज ना करें। आपको कहीं पे ये फंक्शन डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो देखो 4 तरह के फंक्शन बोले ना मैंने। एक तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां पे x2 का ग्रेटर देन x1 है तो इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए, हर इंस्टेंट पे फंक्शन ना बढ़ता हुआ होना चाहिए, जैसे ये बढ़ रहा है। कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नो कांस्टेंट, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं बनना चाहिए, यानी कहीं पे भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आनी चाहिए। नो लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन नहीं आनी चाहिए। और दूसरा मैंने बताया यहाँ पे सिंपली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, जो डिक्रीज ना करें, यानी इंक्रीज करें या फिर कांस्टेंट हो जाए। उसमें इंक्रीज भी करेगा, लाइन पैरेलल भी आ जाएगी एक्स एक्सिस के, लेकिन हाँ डिक्रीज नहीं करना चाहिए। फिर आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो हर इंस्टेंट पे डिक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। या फिर डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, यानी सिंपली डिक्रीजिंग, है ना। इसको हम लोग ना नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, और एक और नाम होता है इसका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना, उसको तो बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो मैंने कितने सारे नाम बताए, सिंपली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या नॉन डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग, या फिर कांस्टेंट। क्लियर है। एंड द रिवर्स कंसेप्ट एप्लीकेबल फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो यदि देखो सिंपली साफ भाषा में अगर हम बात करें, तो अगर आपका x इंक्रीज होता है और y डिक्रीज होता है,
तो एक दूसरे को अगर ये अपोज करते हैं तो डिक्रीजिंग है, और अगर एक दूसरे को ये फेवर करते हैं तो इंक्रीजिंग है। यदि आपका x2 ग्रेटर देन x1 है और f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 है तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर x2 आपका ग्रेटर देन x1 है और f ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1 है, बड़ा भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, यानी फॉर सम इंटरवल द लाइन बिकम्स पैरेलल टू द x एक्सिस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर सिंपली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, fx इक्वल्स टू e रेज टू माइनस x। ठीक है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, इस तरह से, यहाँ x दिस इज 0,0, दिस इज y इक्वल्स टू e रेज टू माइनस x। चलो इसका भी हम एक कॉलम बनाते हैं। यहां पे मैंने लिया x, यहां मैंने लिया fx इक्वल्स टू e रेज टू माइनस x। x को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, पहले ले लेते हैं -2 3, इंक्रीज कर रहा है ना, -2 डालेंगे तो e स्क्वायर, फिर e 1 अपॉन e 1 अपॉन e स्क्वायर 1 अपॉन e क्यूब। अच्छा, e का वैल्यू 1 से बड़ा है तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो छोटा होता जाएगा। तो मैंने क्या देखा, x तो क्या कर रहा है इंक्रीज, लेकिन y क्या कर रहा है डिक्रीज। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो x तो इंक्रीज कर रहा है और ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब y क्या है, डिक्रीज कर रहा है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। अब हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, x1 एंड x2। सो दिस विल बी f ऑफ x1 और यहाँ कितना आ गया, f ऑफ x2। सो वी नोटिस दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन f ऑफ x2 तो लेस देन क्या हो गया, f ऑफ x1। f ऑफ x2 f ऑफ x1 से नीचे है ना, ये f ऑफ x1 ये f ऑफ x2। तो यदि आपका x2 ग्रेटर देन x1 है और f ऑफ x2, मतलब जब आप f इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों साइड y ले रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग फंक्शन बोथ साइड और रिमूविंग, इनइक्वलिटी चेंजेस साइन, क्योंकि एक दूसरे को अपोज करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, SD, स्ट्रिक्टली, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई। और अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, ये डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो हमने क्या देखा, यहाँ x1 ले लो, यहाँ x2 ले लो और यहाँ ले लें आप x3। तो ऑब्वियसली x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन f ऑफ x2 क्या हो गया, इक्वल टू f ऑफ x1। अब हमने देखा x3 इज ग्रेटर देन x2, लेकिन आप देखो ये तो है f ऑफ x2 और यहां क्या बनेगा, f ऑफ x3। तो मैंने क्या देखा कि f ऑफ x3 इज लेस देन f ऑफ x2। तो समराइज करके क्या लिख सकते हैं कि अगर आपका x2 ग्रेटर देन x1 है और f ऑफ x2 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x1 है ना, तो अब फंक्शन कैसा हो गया, हाँ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए हम डाउनवर्ड एरो यूज कर लेते हैं, है ना, और सिंपली क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और क्या लिखते हैं हम, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर क्या मतलब होता है, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट फंक्शन, यानी इक्वलिटी भी होल्ड करती है। यहाँ पे हर इंस्टेंट, ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि हर इंस्टेंट आपका y जो है नीचे की ओर हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी लाइन पैरेलल टू नहीं बन रही है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम, अगर मैंने इस तरह का कोई ग्राफ बनाया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जो कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीजिंग करता है ना, इस तरह से। बात समझ में आ गई। तो आप ध्यान से अगर पूरे बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने 5 टाइप्स के ग्राफ बना रखे हैं। 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस वन सिंपली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। 3rd वन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके बाद सिंपली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग, जो इंक्रीज ना करे। जैसे नंबर्स होते हैं ना नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो,
इसका मतलब 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। पर अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर्स में 0 नहीं आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव में 0 नहीं आएगा। तो अगर मैं बोलूं इंक्रीजिंग तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, है ना, इंक्रीजिंग तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूं नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव ना हो, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव प्लस 0। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है जो डिक्रीज ना करे, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब, जैसे नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव और 0, तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग और कांस्टेंट। और मैं फिर आपको बोलूं नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। अब देखिए, ये तो सिंपल भाषा में तो मैंने आपको 2 कंडीशन लिखा है कि अगर आप दोनों साइड इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वलिटी लेते हैं, है ना, यानी इंक्रीजिंग की बात करें, यहां देखो अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं तो यहाँ पे x अगर बढ़ता है, x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, है ना। और दूसरी डेफिनेशन मैंने ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और ये क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए, इक्वलिटी आ जाती है बस इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज नहीं करती। यानी इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी डज नॉट चेंजेस साइन, है ना। हम लोग यहां लिखते हैं इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी डज नॉट चेंजेस साइन। तभी तो हम याद है लॉग, हम बोलते थे लॉग की बेस में यदि पावर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं करेगा, और बेस में यदि मतलब बेस जो है आपका 0 से 1 फ्रैक्शनल है, यदि लॉग का बेस आपका 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं करेगी, और फ्रैक्शनल है 0 से 1 तो इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगी। ऐसा ही एक्सपोनेंशियल में, तो इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज द साइन व्हाइल टेकिंग फंक्शन और रिमूविंग द फंक्शन, बट इन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इनइक्वलिटी क्या करती है, इनइक्वलिटी चेंजेस साइन। क्या मतलब है समझिए, जैसे ना मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, log बेस 2x ग्रेटर देन log बेस 2 3। तो बेस में 1 से बड़ा नंबर है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, दोनों साइड से log हटा सकते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 3। ऐसे ही अगर मैंने ऐसे लिया, देखो 2 की पावर x ग्रेटर देन 2 की पावर 3, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस में 1 से बड़ा नंबर है, कैसा फंक्शन है ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग। तो जब बेस सेम होती है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो x ग्रेटर देन 3, चूंकि इक्वालिटी नहीं है, ग्रेटर है तो ग्रेटर आ जाएगा। अब अगर आपने ऐसा लिखा log बेस में 1/2x ग्रेटर देन log बेस में 1/2x, है ना, 1/2 और 3, अब क्या करेगा, log हाफ हटा दो, इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगी, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या लगा दो, ग्रेटर देन 0, क्योंकि log के साथ जो भी नंबर आता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आपने ऐसा लिखा 1/2 होल पावर x ग्रेटर देन 1/2 होल पावर 3, फिर ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वलिटी क्या करेगी, साइन चेंज, इसका ये आंसर है ना। तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं करती इंक्रीजिंग फंक्शन में, और साइन चेंज करती है किसमें, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम ना मैथमेटिकल कंडीशन देखेंगे, है ना। कंडीशन फॉर SI फंक्शन, SI ले लो, SD भी ले लो। अब सुनो, आपने LMBT पढ़ा है, LMBT के अकॉर्डिंग सपोज कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है ना, और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि f'(x) इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस, या ऐसे लिख लो, है ना, f ऑफ, हाँ पहले तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे आता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये होता है LMBT। अब मैंने मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू x1, x2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, SI फंक्शन है,
तो देखिए जरा उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू LMBT एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही लिखा ना मैंने, यही मतलब है। अब देखो अगर आपका फंक्शन ऐसा ही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मैंने बोला कि अगर x2 का ग्रेटर देन x1 है तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x2 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो x2 is greater than x1, this denominator is positive. f of x2 is also greater than f of x1, so this numerator is also positive. Positive upon positive यानी पॉजिटिव, तो f dash x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर द SI फंक्शन, ठीक है। और SD फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा SI है, और सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर MI फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, f ऑफ x2। मैंने वहां पे लिखा था कि अगर आपका x2 ग्रेटर देन x1 है तो क्या लिखा मैंने, ये लिखा हुआ f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1। इक्वालिटी भी होल्ड करेगी, है ना, या तो इससे बड़ा हो या इक्वल टू 0। तो f डैश x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे देखिए दिस लाइन बिकम्स कांस्टेंट, यानी पैरेलल टू द x एक्सिस। तो जो लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस की, ये कांस्टेंट हो जाता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है, 0। यानी x1, जैसे ये वाला पॉइंट आपका a है और ये वाला पॉइंट आपका b है, तो हमने क्या देखा, x बिलोंग्स टू a से लेकर के b, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है यहाँ पे, 0। तो इक्वालिटी भी होल्ड करेगी। तो SI फंक्शन के लिए f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और MI फंक्शन के लिए f डैश x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर ऐसे ही मैं SD फंक्शन लूं, तो SD फंक्शन के केस में क्या होता है, यदि x2 आपका ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 आपका f ऑफ x1 लेस देन हो गया ना, ये है ना। तो देखो f ऑफ x2, यहाँ पे x2 तो क्या है, x1 से बड़ा है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटा है, तो यहाँ से f डैश x क्या आना चाहिए, लेस देन 0। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या आएगा बताओ, f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, SI फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे यदि कांस्टेंट भी हो जाता है तो इक्वल टू 0, और f डैश x लेस देन 0 फॉर द SD फंक्शन, और f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 फॉर द MD फंक्शन या सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन। ओवरऑल अगर हम बात करें तो x और y अगर एक दूसरे को फेवर करते हैं, x बढ़ता है y बढ़ता है, x घटता है y घटता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर एक दूसरे को अपोज करते हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इक्वलिटी अगर फंक्शन की यहाँ पे होल्ड करती है तो फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होते, ठीक है ना, ये फिर क्या होते हैं, सिंपली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यदि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और f डैश x अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिर क्या हो जाता है, किसी इंटरवल के लिए, है ना, f डैश x अगर आपका इक्वल टू 0 हो जाता है, x बिलोंग्स टू x1 x2, किसी इंटरवल के लिए 0 हो जाता है, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। किसी इंटरवल के बारे में बात करें, किसी एक या दो पॉइंट के लिए नहीं। इसी तरह से यहाँ पे f डैश x इक्वल टू आपका 0 हो गया किसी इंटरवल x बिलोंग्स टू x1 x2, तो उस इंटरवल में लाइन क्या हो गई, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्लस डिक्रीजिंग, क्योंकि f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, एक या दो पॉइंट पे तो हो सकता है, लेकिन पूरे इंटरवल के लिए नहीं। ये भी मैं आपको समझाऊंगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स। इसका ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन में, तो जरा ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। जब x आपका 0 to 1 है, 0 से 1 है, तो कितना होता है y 0, 0 से 1 का बॉक्स 0, 1 पे ओपन, क्योंकि 1 का बॉक्स 1 होता है, 0 नहीं। 1 से लेकर 2 के लिए y इक्वल टू 1, 2 पे ओपन, 2 से लेकर 3 के लिए ऐसे, 3 से 4 के लिए ऐसे, इधर ऐसा। कैसा फंक्शन है आप ध्यान से देखिए, कैसा फंक्शन है ये। यदि आपका x इंक्रीज कर रहा है तो y भी आपका इंक्रीज कर रहा है।
ऊपर की ओर जा रहा है ना, एक्स इंक्रीज कर रहा है इधर की ओर और वाई इंक्रीज करता है ऊपर की ओर, तो ग्राफ भी आपका ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन बीच बीच में ना कांस्टेंट हो जाता है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट एसआई फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है ना। आप समझिए, देखो y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x है, इसको समझो, जब आपका x -3 से -2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, व्हेन यू हैव x -2 to -1 तो बॉक्स कितना हो गया -2, जब आपका x -1 से लेकर 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, x 0 से लेकर 1 के लिए बॉक्स 0 हो गया, 1 से लेकर 2 के लिए 1 हो गया, 2 से लेकर 3 के लिए कितना हो गया 2। इस तरह से इंटीजर्स पे ब्रेक हो जाता है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, आपने कंटिन्यूटी भी पढ़ लिया, तो इंटीजर्स पे ये टूट जाता है, ये सर्कल आपको नजर आ रहा है। अब जब आपका x बढ़ रहा है ना, x इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले नेगेटिव फिर -2 फिर -1 0 बढ़ गया ना, पॉजिटिव हो जाएगा अब, फिर पॉजिटिव, तो ये x जब आपने इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यदि आपका f' ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका f' इक्वल टू 0 हो गया इन एन इंटरवल, इंटरवल का मतलब जिसको आप ऐसे लिख सकें, ओपन या क्लोज करके, ऐसे a, b इस तरह से लिख सकें, या a, b इस तरह से लिख सकें, तो यदि पूरे इंटरवल के लिए वो 0 हो जाता है तो कितनी वैल्यूज होती है बिटवीन द टू रियल नंबर्स, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर्स, यानी दिस लाइन बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। आप देखो ना, इसका अगर आपने डेरिवेटिव निकाला तो -3 का डेरिवेटिव 0, किससे किसके बीच में हो जाएगा, -3 से -2 के बीच में, पूरे इंटरवल। अब -2 से -1 के बीच में फिर डेरिवेटिव 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। अब अगर मैंने ये बनाया, देखो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 किसी इंटरवल के लिए नहीं होना चाहिए, fx इक्वल टू x3, इसका डायग्राम कैसा होता है, ऐसा। जरा इसका भी हम टेबल बनाएं, है ना, ये आपका x और ये आपका y इक्वल टू x3, -2 -1 है, 0 1 2 3 4 है ना, इस तरह से। इसका कितना हो गया, -8 -1 0 1 8 27 और 64। तो हमने क्या देखा, जब x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। कैसा फंक्शन है, f' निकालते हैं, x³ का कितना होता है 3x², क्या कभी ये साइन चेंज करेगा, 3x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और यदि आपका f' इक्वल टू 0 बन भी रहा है तो कितनी वैल्यू पे बन रहा है ये, ओनली 0 पे, तो 0 को आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक नंबर ही तो है ये, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लेकिन नॉट इन एन इंटरवल, नॉट इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल के लिए 0 नहीं हो रहा है, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, नो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए हम इसको कैसा फंक्शन बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपका किसी इंटरवल में 0 नहीं बनना चाहिए, SI और SD बनने के लिए, समझे। यहाँ पे देखो पूरे इंटरवल के लिए 0 बन रहा है, वैसे तो इंक्रीज कर रही है वैल्यू, क्यों, क्योंकि अगर आपका x2 ग्रेटर देन x1 है तो आपका f(x2) भी क्या है, f(x2) ग्रेटर देन f(x1), लेकिन इक्वालिटी भी होल्ड करती है। जैसे आप समझिए 0.5 इज ग्रेटर देन 0.1, लेकिन बॉक्स ऑफ 0.5 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है ना, तो इक्वालिटी भी होल्ड करती। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही आप ऐसे लिखो, देखो -2 इज ग्रेटर देन 0 होता है ना, होता है नहीं, +2 ग्रेटर देन 0 होता है, -2 ग्रेटर देन, तो 2 ग्रेटर देन 0 है ना, तो f(2) 2 का बॉक्स भी क्या हो जाएगा, 0 के बॉक्स से बड़ा, तो x2 का ग्रेटर देन x1 है, तो f(x2) भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f(x1), इसलिए इंक्रीजिंग है, लेकिन इक्वालिटी भी होल्ड करती है, इसलिए ऐसा ही नहीं है। तो ऐसा ही SD बनने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव किसी इंटरवल में 0 नहीं बनना चाहिए,
तो ये किसी इंटरवल में जीरो नहीं बन रहा, सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो बन रहा है। इंटरवल में जीरो बनने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट प्लस इंक्रीजिंग सिंपली क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर आपका एफ ऑफ x2 का ग्रेटर देन x1 है तो एफ ऑफ x2 इक्वल टू एफ ऑफ x1 नहीं होगा, क्या होगा, हाँ, ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। बात समझ में आ गई। अब ये जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम बनाएंगे और फिर इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। देती हूं कि अगर आपका SI फंक्शन है तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसके पूरे डोमेन के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करेगा। SD है तो f डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। इंक्रीजिंग है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हम लिखेंगे f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यदि आपका क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 1, ठीक है। प्रूव दैट fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, यहां पे कितना ले लें हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इज SI फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका डोमेन, पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है, पूरी नंबर लाइन x बिलोंग्स टू R। यदि SI है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, निकालें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ध्यान से देखो, अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं चेक करूं, -2 का होल स्क्वायर 4, -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4, क्या है ये, नेगेटिव। a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और कैसे प्रूव कर सकते हैं, f डैश एक्स, आप इस 3 को बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 3 प्लस 4 बाई 3, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जरा, x माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई 3 माइनस का 1 बाई 9, तो 3x माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया भाई, 12 बाई 9, 12 बाई 9 माइनस 1 बाई 9, 11 बाई 9, यानी 11 बाई 3। ये परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि इवन पावर है, ये एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यदि आपने प्रूफ कर दिया कि f डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है पूरी नंबर लाइन के लिए, तो ये fx कैसा रहेगा, SI फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर अ फंक्शन fx इक्वल टू cos x, ठीक है। प्रूव दैट fx इज डिक्रीजिंग इन, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू π/2 से, है ना। कैसा बनाते हैं हम, कॉस, है ना, हाँ। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस π/2 से 0। वैसे तो देखो cos x का ग्राफ कितना होता है, माइनस π/2 से प्लस π/2, हम लोग ऐसा बनाते हैं, दिस इज माइनस π/2, ये 0, ये प्लस π/2, आपने बनाया y इक्वल्स टू cos x, माइनस π/2 से लेकर के 0 इंक्रीज करता है, ये 1 अटेंड करने के बाद डिक्रीज करता है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन की कंडीशन से करेंगे, f डैश एक्स माइनस साइन एक्स। अब जब आपका x 0 से π/2 के बीच में है, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव
और बाहर वाला माइनस साइन उसको क्या करेगा, नेगेटिव, तो लेस देन 0। तो 0 से π/2 के बीच में कैसा हो गया, SD, क्योंकि f' लेस देन 0 1। और जब आपका x माइनस π/2 से 0 है, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ आता है ना माइनस π/2, यहाँ आता है नेगेटिव, यहाँ आता है 0, यहाँ आता है प्लस π/2, तो 0 से प्लस π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सो नेगेटिव एंड दिस आउटसाइड नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, तो कैसा फंक्शन हो गया, ऐसा है। ठीक है, अब देखो अगर cos x के बारे में हम बात करें, ये cos का मैंने ग्राफ बनाया था, माइनस π/2 0 और प्लस π/2। यदि मैं पूरे इंटरवल के बारे में बात करूं, x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से प्लस π/2, तो माइनस π/2 से 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा ही फंक्शन है 0 से π/2 SD फंक्शन है। और इस पूरे इंटरवल की बात करूं तो आधे इंटरवल में इंक्रीज करता है, आधे इंटरवल में डिक्रीज करता है, तो हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक तो नहीं है ना ये, तो हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन माइनस π/2 से प्लस π/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 3, फाइंड द इंटरवल ऑफ, ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, देखिए, फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) given by x square minus 4x plus 6 is SI and B SD। ये वो इंटरवल निकालो जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अपवर्ड पैराबोला है ये, f'(x) कितना हो गया, 2x माइनस 4, 2 बाहर निकालें, x माइनस 2। फंक्शन अपना साइन चेंज किसके रेस्पेक्ट में करेगा, x इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट में। कौन है ये, f'(x)। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, when x greater than 2 this f'(x) is positive, when x less than 2 this f'(x) is negative। पूरा डोमेन कितना होता है इस पॉलिनोमियल का, x belongs to R। तो SI फंक्शन बनने के लिए, सुनो, SI फंक्शन बनने के लिए मैंने लिखा है f'(x) क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और यदि इक्वालिटी होल्ड करती है तो इंटरवल में नहीं आना चाहिए। f'(x) किसी इंटरवल के लिए 0 बन रहा है क्या, f'(x) 0 कहाँ बनता है, 0 कहाँ बनता है, ओनली एट x इक्वल टू 2, सिर्फ एक पॉइंट पे 0 बनता है, किसी इंटरवल के लिए नहीं। नॉट इन एन इंटरवल, किसी पूरे इंटरवल के लिए नहीं, है ना। तो f'(x) ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2, और SD फंक्शन बनने के लिए f'(x) लेस देन 0 यानी x लेस देन 2। अब हम लोग ये इक्वालिटी यहाँ पे लगा दें, क्योंकि कोई इंटरवल के लिए तो ये 0 बन नहीं रहा, तो जब SI का इंटरवल लिखेंगे तो 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस होने के कारण जुड़ जाएगा, यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे SI फंक्शन है 2 से इंफिनिटी, और SD फंक्शन किस में है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2। समझे आप, देखो ऐसा बनता है इसका ग्राफ, आप ग्राफ से समझ लो। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, -b/2a, माइनस d/4a। जब आपको y यानी पैराबोला गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, ग्राफ से समझिए। और यहाँ पे a का वैल्यू गिवन है 1, b का वैल्यू गिवन है -4, c का वैल्यू गिवन है 6, और d का वैल्यू निकालो b² माइनस 4ac से, है ना। या फिर आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,2। कैसे बनेगा ये, इस तरह से ग्राफ बनेगा, d नेगेटिव है उसका, ऊपर से निकल जाएगा वो, ये रहा वर्टेक्स 2,2। तो जब आपका x माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक है, ये रहा x इक्वल्स टू 2, तो फंक्शन क्या है, SD। और जब आपका 2 से इंफिनिटी है तो फंक्शन क्या है, SI। तो ये कंटिन्यूस है ना, 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है। 2 पॉइंट जो है डिक्रीजिंग में भी आ रहा है, इंक्रीजिंग में भी आ रहा है।
और एक ही पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहा है क्या? नहीं। कैसा फंक्शन है? इधर देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 कैसा फंक्शन है? हाँ, एस डी। और 2 से लेकर इन्फिनिटी देखेंगे तो कैसा फंक्शन है? एस आई। तो आप 2 को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और इक्वालिटी किसी इंटरवल के लिए होल्ड नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही बनने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होल्ड करना चाहिए ओनली डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। डिस्क्रीट पॉइंट्स यानी नॉट इन एन इंटरवल। 1-2 पॉइंट्स यानी पॉइंट्स आने चाहिए जिनको आप डिस्क्रीट पॉइंट्स का मतलब होता है जिसको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख सकें, और इंटरवल का मतलब होता है जिसको ओपन क्लोज है ना, इस तरह से लिखते हैं आप, या क्लोज ओपन। तो जब किसी इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है तो ऐसा ही एस डी नहीं बनते, लेकिन 1, 2, 3, 4 पॉइंट डिस्क्रीट नंबर्स पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो सकते हैं। तो ऐसा ही कितना रहेगा? 2 से इन्फिनिटी एस डी कितना रहेगा? ये 2 पे कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है। आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इज ऐसा ही एंड एस डी। किस इंटरवल में ऐसा ही फंक्शन है, किस इंटरवल में एस डी है? डोमेन कितना है इसका? पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पूरा डोमेन कितना है? एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ डैश एक्स निकालिए, 12x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 72, 12 कॉमन आ रहा है, क्या बना ये? x माइनस 3 और x प्लस 2 फैक्टर। एफ डैश किस पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में साइन चेंज करेगा? -2 और 3। यहां पॉजिटिव वेवी कर्व मेथड, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। वेवी कर्व मेथड रैशनल यानी पॉलिनोमियल फंक्शन का साइन चेंज आपको बताता है। ऐसा ही कहां बनेगा? ऐसा ही फंक्शन जहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। किसका साइन कर्व बनाया मैंने? एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स कहां पॉजिटिव है? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। और यूनियन नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? एंड 3 से इन्फिनिटी। अभी बताते हैं आपको क्यों। और एस डी कहाँ है? जहां एफ डैश एक्स लेस देन 0। नेगेटिव कहाँ है वो? -2 से 3 के बीच में। -2 से +3 के बीच में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी से -2 पॉजिटिव और 3 से इन्फिनिटी पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने एंड क्यों लगाया समझिए, क्योंकि आप एक x और एक x यहां से नहीं ले सकते, समझिए। जैसे मैंने दोनों x यहां से लेना है। x2 अगर आपका ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 भी आपका क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन f ऑफ x1। या आप दोनों x वहां से ले लो, लेकिन एक x आप यहां से लेते हो, एक यहां से लेते हो तो गड़बड़ हो गया। जैसे आप समझिए 3 इज ग्रेटर देन -2 होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि f ऑफ 3 का वैल्यू f ऑफ -2 से बड़ा ही आए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ 3 पे वैल्यू निकालिए, कितना हो गया? 27 उसका कितना हो गया? 2 टाइम्स 54 का 2 टाइम्स 108 माइनस का 54 माइनस कितना हो गया? 72 इंटू 3 कितना हो गया? 216 और प्लस का 30 कितना हो गया? ये 54 और यहां से कितना निकला? देखो इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 है ना, और ये 8 186 माइनस का 186। चलो f ऑफ -2 निकालना है एक बार, तो माइनस का 8 है ना, -2 का क्यूब कितना हो गया? -8 माइनस का 32 माइनस कितना आ रहा है? हाँ पॉजिटिव नेगेटिव का आएगा ना 24। फिर प्लस का 72 का डबल 72 इंटू 2 करना है मुझे, कितना हो गया? 144 और प्लस का 30। तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है और ये कैसा नंबर है? नेगेटिव। तो f ऑफ 3 छोटा हो गया ना, f ऑफ 3 लेस देन f ऑफ -2। तो डेफिनेशन ही रॉन्ग हो गई, इसलिए दोनों x या तो यहां से उठाने या दोनों x यहां से उठाने। तो यूनियन करके नहीं लिखेंगे बीच में कि माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन करके ऐसे नहीं लिखेंगे, यूनियन 3 से इन्फिनिटी एंड लिखेंगे। एंड मतलब या तो ये ले लो, मतलब एंड का मतलब
यूनियन का मतलब होता है और, आप एंड लिखेंगे, और का मतलब होता है इसमें से भी ले लो, इसमें से भी ले लो, कहीं से भी ले लो। एंड का मतलब या तो दोनों इसमें से या दोनों इसमें से, ठीक है। तो ऐसा ही बनने के लिए यहाँ पे आपका क्या है, एफ डैश पॉजिटिव है, यहाँ एफ डैश पॉजिटिव है, और एस डी बनने के लिए -2 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। तो फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू ए इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड बी डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये सिंपली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग यानी कांस्टेंट भी हो सकता है, डिक्रीजिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए। एफ डैश एक्स निकालें, 3 cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनो, cos का अपना साइन चेंज करता है π/2 और 3π/2 पे, है ना। cos 3x कहाँ 0 होगा, π/2 पे और 3π/2 पे, ऐसे समझ लो। जब आप 3π/2 लेंगे तभी तो ये 3 से डिवाइड होकर के, है ना, ये 0 कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है ये x इक्वल टू 3x इक्वल टू, तो x कितना हो गया π/6 और π/2। तो यहां लिखो आप π/6, यहां लिखो π/2। जब आपका x, सुनो, जब आपका x π/6 से π/2 है तो 3x हो जाएगा π/2 से लेकर के 3π/2। ये देखो, या तो ऐसे कर लो या फिर आप इसको t मान लो, 3x को t मान लो, तो 3t कितना हो गया, यानी 3x यानी t कितना हो गया, उस इंटरवल में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से लेकर 3π/2। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से लेकर 3π/2। अब आपका ये कितना हो गया, cos t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कहाँ हो जाएगा, ये डालो ना यहाँ पे, एक तो π/2, इसको लिख लो आप π/2, और एक कितने पे हो जाएगा 3π/2। π/2 का ऑड मल्टीपल, किसका वैल्यू है, t का, को क्या निकाल रहे हैं आप, f डैश, उसका साइन चेंज। आपका ये टोटल इंटरवल 0 से लेकर के कितना लेना है मुझे, 3π/2। अब जब π/2 से 3π/2 यानी सेकंड से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट, ये आता है π/2, यहाँ आता है पाई, यहाँ आता है 3π/2। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस, और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप क्या लिखेंगे, 3x इंक्रीजिंग किस में बनेगा, इंक्रीजिंग 3x 0 से लेकर के π/2, और b डिक्रीजिंग किस में बनेगा, जब आपका 3x बिलोंग करें π/2 से लेकर के 3π/2। तो x निकाल लो, 3 से डिवाइड कर दो, 0 से लेकर के π/6, इसमें आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और π/6 से लेकर के π/2, इसमें आपका कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल देखें आप, फाइंड द इंटरवल फॉर विच फॉर f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, और आपको x कितना गिवन है, 0 से लेकर 2π, क्लोज इंटरवल इज SI स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड B SD। चलो f डैश x का साइन चेंज देखते हैं, sin x का कितना हो गया, cos x, और cos x का माइनस sin x। SI बनने के लिए f डैश x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, यानी cos x इज ग्रेटर देन sin x। तो मुझे देखना है कि कब कब cos sin से बड़ा है। डायग्राम बनाए, -1 0 1, ये हमने बनाया cos x, दिस इज 2π, 3π/2, π/2, ये π है, और sin x कितना हो गया, यहां पे 1 बनेगा, ये sin x, ठीक है, और 2π पे वापस 0 होगा, 3π/2 पे -1 बनेगा, ये येलो वाला y इक्वल्स टू sin x।
और वाइट वन इज y इक्वल्स टू cos x। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 पे एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4 पे। तो cos जो है साइन से कहां बड़ा है? देखिए ये व्हाइट वाला पोर्शन येलो से कब बड़ा है? x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कितना? पाई बाई 4। और कब बड़ा है? 5 पाई बाई 4, ये व्हाइट वाला पोर्शन 5 पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 से लेकर के 2 पाई। एंड SD होने के लिए f डैश x क्या? लेस देन 0। तो cos x क्या होना चाहिए? लेस देन साइन x। तो cos कब साइन से छोटा है? यानी येलो वाला, यानी साइन कब cos से बड़ा है? येलो वाला पोर्शन व्हाइट से कब बड़ा है? पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4। तो x बिलोंग्स टू पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। इक्वालिटी नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल। ये SI का इंटरवल एंड लगाएंगे, मैंने आपको समझा ही दिया। ये SD का इंटरवल।